हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटे मोटे सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बिल्कुल बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम लोग आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग पार्ट 1 में ये कंप्लीट किए थे, पार्ट 2 में ये कंप्लीट किए एंड पार्ट 3 में हम लोग ये वाला कंप्लीट किए और जो पार्ट 4 है उस पर आज ये वाला कंप्लीट करेंगे। भाई कौन डिस्टर्ब करा वीडियो बनाते वक्त? 1 मिनट। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। ये चैप्टर आपको मालूम है बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगभग 55 पेजेस का नोट्स है। ये नोट्स आज मैं अपलोड कर दूंगा फाइनली, आप लोग देख लेना। जो भी मैंने चीज़ें बताया उसको ज़्यादा फोकस करना, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, अभी जैसे आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है कि आपका ये संडे तक हम लोग जहाँ तक कंप्लीट कर सकें। मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर नंबर 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लें कल तक में से, ठीक है। जैसा भी हो देखा जाएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 2 तक तो इजीली कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इतना कर लेंगे। और संडे को जिस तरीके से आपने इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दिया था अपना यूट्यूब पे, उसी तरीके से ऐप पे नहीं होगा। आप लोग ऐप पे जोड़ते नहीं हो, वो एक दिन का मेहनत मेरा चला जाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, जहाँ से बन सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेके आया जाएगा। कितना आपने पढ़ा, कितना आपको चीज़ों को याद है, ये भी एक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बिना विलम्ब किए। ये सब चीज़ें ऑलरेडी है, जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बोला उस सबको ध्यान देना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किधर से इधर हो गया था ना, ये सब चीज़ें हो गया था। चलिए आगे यहाँ से एनर्जी के बारे में, ठीक है, यानी पावर यानी रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रख लेना कि यहाँ पे ये चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की बात करें, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेंगे। अपना कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया और न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। ये सब सोर्सेस है किसका? कॉमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा इसमें से कॉमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर 2 नंबर में बनाना चाहे बता देगा कि 4 वो कॉमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का नाम बताओ। इस तरीके का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप लोग कृपया करके ध्यान देके याद रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो देखो इसका क्लासिफिकेशन क्या है। एनर्जी रिसोर्सेज का किसके बेसिस पे? यूटिलाइजेशन लेवल के बेसिस पे। यूटिलाइजेशन लेवल के बेसिस पे एक बात करें, 2 टाइप का। एक होता है सस्टेनेबल। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े थे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड याद रखना, 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी और एक होता है एग्जॉस्टेबल एनर्जी। सस्टेनेबल बोले तो मतलब टिकावट का, है ना, और अपना एग्जॉस्टेबल बोले तो मतलब एक हद तक, इस तरीके से समझ सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे सन रे हो गया, जियोथर्मल हो गया एनर्जी, विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है? सस्टेनेबल सोर्सेस का एग्जाम्पल है। वहीं बात करें अगर कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या जो डिसइंटीग्रेटेड सब्सटेंसेस हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? कुछ हद तक है ना, ये सब आज ना कल तो ख़त्म होना ही है, तो इसलिए इसको एग्जॉस्टेबल बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक। अब देखो, अब और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ और किस बेसिस पे यूटिलाइजेशन के 2 टाइप में बांटा है। एक तो होता है फर्स्ट प्राइमरी एनर्जी और एक सेकेंडरी एनर्जी। यही होगा और क्या हो सकता है। प्राइमरी की बात करें तो कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस ETC, रेडियो एक्टिव आपका मिनरल ETC, एंड सेकेंडरी एज हिडन एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिकॉज ये हम लोग रिसीव करते हैं कहाँ से? प्राइमरी सोर्स से। याद रखना सेकेंडरी में आता अपना इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को सब तो ख्याल ही रखना, वो सब इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन ऑफ सोर्सेस। किसके बेसिस पे? सिचुएशन ऑफ सोर्सेस पे। द एनर्जी रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा बस एग्जांपल याद रखना। द फर्स्ट इज
डिप्लीटिंग एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे एग्जांपल जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एटॉमिक मिनरल हो गया, इसको याद रखना एटॉमिक मिनरल है ना, उस ETC। एंड सेकंड होता है नॉन डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, करंट हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। उसके बाद में स्ट्रक्चरल क्वालिटीज़ के बेसिस पे दो है, ठीक है। एक होता है लिविंग एनर्जी सोर्सेस, एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, ये तो आपको याद करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लासिफाइड एंड लिविंग एंड हाइड्रो पावर हो गया, विंड हो गया, विंड पावर हो गया, सोलर हो गया, सोलर एनर्जी एंड फ्यूल, ये सब जो हो गया ये क्लासिफाइड किसके अंदर है, नॉन लिविंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर में, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी को फिर क्लासिफाइड किसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, ठीक है। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। कोल हो गया ये वाला, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ये वाला याद रखना, अभी मैं बता रहा हूँ किसको किसको याद रखना है ना, लेकिन ये वाला कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को याद रखना। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब कन्वेंशनल हो गया। और सन हो गया, विंड हो गया, आपका ये टाइड हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, या हॉट वाटर हो गया, ये सब एग्जांपल है नॉन कन्वेंशनल। आपको याद क्या क्या रखना, इतना सारा एग्जांपल है ना, दिमाग का दही हो जाएगा ना, लेकिन हम दही होने नहीं देंगे, बातों को बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ये वाला याद रखना, ठीक है। क्वालिटी स्ट्रक्चर ये वाला तो तुमको याद ही रहेगा, कौन लिविंग थिंग है कौन नॉन लिविंग थिंग है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है सस्टेनेबल और आपका ये एग्जॉस्टेबल सस्टेनेबल, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सेकेंडरी, इसको थोड़ा सा देख सकते हो, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये तीन चीज़ें, ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और अपना एग्जॉस्टेबल, अपना सस्टेनेबल और अपना एग्जॉस्टेबल, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना। और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनाए, ठीक है, बात को याद रखना। आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाते हैं, हाँ ना, चलो। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ऑलरेडी एक एक करके यहाँ पे आपको दिया गया। तो फ्यूल मिनरल लाइक कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। याद रखना कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एग्जांपल फ्यूल मिनरल लाइक हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस विच आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। बोल देगा फॉसिल फ्यूल, एग्जांपल बताओ फॉसिल फ्यूल का, हम लोग खुद से रह जाएंगे, है क्या, किसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इस तरीके से फ्यूल जैसे हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल। इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल या फिर आर कन्वेंशनल। फॉसिल फ्यूल कैसा होता है, कन्वेंशनल रिसोर्सेस होता है एनर्जी का, और ये कैसा होता है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस होता है। ये बात को याद रखना, कान पकड़ के या कान जैसे भी करके, लेकिन ये बात को याद रखना। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। फॉसिल फ्यूल आपका कन्वेंशनल रिसोर्सेस में आता है, और ये कैसे आता है, ये कन्वेंशनल रिसोर्सेस एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस में आता है, ठीक है। हाँ, कोई हद तक, एग्जॉस्टेबल मतलब हद तक, अब पेट्रोल कब तक है कब नहीं है कोई गारंटी है ना, तो वही बात है। अब थोड़ा सा कोल की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से देखना है कहाँ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखना। कोल एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी और पावर है, आपको मालूम है। ये डाटा 1 जनवरी 2008 का, जो आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। याद करना तो मेरा बर्थडे याद रख सकते हैं 21 जून, मतलब कि इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे योगा डे कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, यानी आज के दिन। और कुछ बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 21 बहुत स्पेशल है, वो 21 आर्टिकल 21 कल पढ़ाया था, किसके लिए होता है बता देना कमेंट सेक्शन में। कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है, कमेंट सेक्शन में बता देना आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड था, ठीक है। ये सब डाटा बिल्कुल याद रखना। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 2007-2008, कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। ज्योग्राफिकली बात करें तो द टोटल रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट, एक अपना तो गोंडवाना सिस्टम, एक अपना टेरिटरी सिस्टम। क्या है देख लेते हो थोड़ा बहुत करके, उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम लाई 96% ऑफ कोल रिजर्व किया गया ऑफ इंडिया में, और 99% टोटल कोल प्रोडक्शन किया ऑफ इंडिया रिसीव फ्रॉम this system. The coal found in this system was formed about 20 crore before. ये बात याद रखना थोड़ा सा। The coal found in this system was formed about 20 crore. यही लाइन याद रख सकते हो। गोंडवाना सिस्टम में किस टाइप से पाएगा 20 करोड़ ईयर बिफोर, ये बस याद रखना, उससे ज़्यादा कुछ मत याद रखना। यही ऑब्जेक्टिव अगर हो सकता है तो यही पूछे, वरना नहीं पूछेगा। लेकिन मैं तो पूछूंगा कि कितना, मतलब गोंडवाना सिस्टम की बात करें वो कब फॉर्म्ड हुआ था, ये कब फॉर्म पाया गया था, तो कब पाया गया था याद रखना, अबाउट 20 करोड़ बिफोर, ये वाला याद रखना। तो गोंडवाना आपका जो कोल रीजन है मेनली फाउंड 4 रिवर के किनारे, दामोदर वैली, सोन हो गया, महानदी हो गया, और आपका ये वर्धा गोदावरी वैली, 4
हो सकता है पूछते कि गोंडवाना सिस्टम किस नदी के किनारे है, ठीक है, मेन रीज़न पूछते 2 नंबर के लिए। अच्छा क्वेश्चन, अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहे तो ये क्वेश्चन ज़रूर बना सकते हैं। यानी इस पे अगर गोंडवाना सिस्टम की बात करें तो 2 चीज़ याद रख लेना। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो ये सिस्टम फॉर्म्ड हुआ था, कब फॉर्म्ड हुआ था, 20 करोड़ ईयर बिफोर, ठीक है। और उसके बाद याद रखना यह कौन कौन से रीजन मेनली फाउंड पे आ जाता है, 4 रिवर का नाम बताना है, रिवर वैली का नाम बताना है, ये वाला, ये सब आप अपने नोट्स में लिख दीजिए कौन कौन सा पाया जाता है, ठीक है। टर्शियरी की बात करें तो देखो यहाँ पे ये जो द टर्शियरी कोल वॉज फॉर्म आफ्टर द गोंडवाना सिस्टम एंड कितना 5.5 ईयर ओल्ड, ये बात याद रख सकते हो इसमें। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। अगर बहुत लोग बिहार बोर्ड में हैं और वो लोग गए हैं इस जगह, मतलब कि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि बिहार बोर्ड में एडमिशन है और ये सब जगह में रहते हैं, अगर आप भी इसमें से हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और आप लोग आज ज़रूर ये बात बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को आप लोग किस किस जिला, शहर, जहाँ से भी आप लोग जो हैं एक बार प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मुझे भी लगे यार मैं इस साल कहाँ तक पहुँच पाया, क्योंकि पिछले साल मैं बहुत दूर दूर तक पहुँच गया था, इस साल देखते मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 चीज़ें, इसमें भी 2 चीज़ें, इसमें भी 2 चीज़ें, बस याद रखना काम हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉल, एक क्वेश्चन फिक्स है, अगर एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से मैं 3 क्वेश्चन फिक्स कर, मतलब 3 मार्क्स का, 3 नहीं 4 मार्क्स का, अगर अच्छा हो तो 4 मार्क्स का। क्या क्या, सबसे बेसिस पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत फेमस बनते हैं कि कोल का टाइप बता दो, ठीक है, कोल का टाइप बताना है यानी कोयला का, और बेस्ट कोयला का टाइप कौन सा है, और घटिया कोयला का टाइप कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन बस इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी हम लोग और अंदर से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एंथ्रासाइट की बात करें, 4 टाइप का होता है, लेकिन आपके बुक में पता नहीं 3 ही दिया, चौथा नंबर का देना ही भूल गया, ऐसा भी हो सकता है। मैं सोचा मैं खुद भूल गया, लेकिन देखा तो बुक में ही नहीं है। देखो एंथ्रासाइट क्या है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, जिसमें 90% कार्बन कंटेंट पाया जाता है, और ये जो है इट डज नॉट इमिट स्मोक, जब बर्न करते हैं, ठीक है, ये हाई हीट होता है, लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कुकिंग कोल। अगर मेरे जैसा, मतलब मैं अगर जिस तरीके से सोचता हूँ, अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो मैं यही क्वेश्चन देता कि कुकिंग कोल का एग्जाम, मतलब और क्या, कुकिंग कोल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो एंथ्रासाइट, या फिर एंथ्रासाइट का दूसरा नाम क्या है, कुकिंग कोयल। इस टाइप से मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, या फिर ऐसे भी बना सकता हूँ कि 90 बेस्ट वाला, तो ये तो सबको ही बताता है बेस्ट क्वालिटी कोल क्या है, लेकिन जिसको जलाने से धुआं नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हीट देता है, लॉन्ग टाइम तक जलता है, ये कौन सा कोल है, कोल का ये टाइप है, किससे आता है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ खुद के, है ना, समझ रहे हैं ना। तो एंथ्रासाइट एग्जाम्पल हो जाएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं हम लोग, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, यानी मेटल को पिघलाने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एग्जामिनर चाहे तो यहाँ मतलब जो क्वेश्चन बना रहा है यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। मैं 4 की जगह इसको 10 नंबर का भी कर सकता हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन बनाने दिया तो, देगा तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये ना 2 नंबर में आएगा कैसे करके कि आप कोल का टाइप बता दीजिए। हो सकता है ना ऐसा भी आता है एग्जाम में, थोड़ा सा दिमाग ला के रखना तुम लोग कि जैसे सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे यही क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन रहेंगे, है ना, इसमें से कौन सा टाइप है, और हो सकता है सब्जेक्टिव में भी दे दें आपको। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो वहीं से ऑब्जेक्टिव का उठा के यहीं पे पेस्ट कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बिहार बोर्ड में, तो उसका दिमाग को रेडी रखना, चालू रखना, ऑन रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग बात कर लेते हैं। कोल का दूसरा टाइप का नाम क्या है, बिट्यूमिनस। ये कंटेन करता है 70 से 90% कार्बन कंटेंट, और ये एंड इज़ रिफाइंड टू मेक, ये कुकिंग कोयल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये मोस्ट ऑफ द कोयल ऑफ इंडिया बिलोंग दिस कैटेगरी, ये बात आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये 2nd नंबर का याद रखना। 70 से 90% कार्बन कंटेंट पाया जाता है, और रिफाइंड टू मेक, क्या कहते हैं इसको, कुकिंग कोयल बनाने के लिए, ठीक है।
हो सकता है ये भी पूछ दे कुकिंग कोयल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कोयल का, तो आपको बता देना इनका नाम। या फिर लेकिन अगर पूछे किस नाम ये कुकिंग कोयल का दूसरा नाम क्या है, तो एंथ्रासाइट, ठीक है, इसका आंसर इसी यही जाएगा। उसके लिग्नाइट की बात करें, ये जो है लो ग्रेड का कोयल है जो कंटेन करता है 30 से 70% कार्बन, ठीक है, इसमें लेस हीट होता है और इसमें मोर स्मोक होता है। तो क्वेश्चन बना सकता है, तो मोर स्मोक किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब लिग्नाइट पे जाएगा। और ये कैसा होता है, ब्राउन कोल होता है, ठीक है, याद रखना ब्राउन कोल होता है। और चौथा नंबर आपका यहाँ पे है, क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया हुआ, ये घटिया किस्म का कोयला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, या तो फिक्स है, अगर क्वेश्चन ईजी बनाएगा तो ये फिक्स करेगा कि बेस्ट टाइप ऑफ कोल या तो लीस्ट टाइप ऑफ कोल, तो आपको ऑप्शन नंबर में दिखेगा ज़रूर। और ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेज में भी है, तो याद रखना, ठीक है, 4 टाइप होता है। और आपको ये डाटा से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है, जिस तरीके से आप कुछ लोगों से दूर दूर तक का नाता नहीं रखते, तो इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, कोई याद नहीं रखना है इसमें आपको। अब जो आते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डाटा थोड़ा बहुत याद रखना होगा। मैं तो यही बोलूँगा, आधा तेरा आधा मेरा, वहीं करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें भी। देखो झारखंड जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंक फर्स्ट करता है कंट्री कोल रिजर्व के लिए, मोर देन 30% कोल रिजर्व किया जाता है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल जैसे हम झरिया हो गया, बोकारो हो गया, गिरिधा हो गया, कानपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, ये मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है कहाँ पे अपना है का। सम पार्ट जैसे रानीगंज में भी कोयल फील्ड है, वेस्ट बंगाल में भी आता है। छत्तीसगढ़ की बात करें, ये 3rd रैंक में आता है रिजर्व। सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे 15% कंट्री रिजर्व बट प्रोडक्शन इज 16%, इस तरीके का यहाँ पे डाटा है। उड़ीसा 1/4 हैज़ 1/4 ऑफ कोयल रिजर्व बट प्रोडक्शन कितना है 14.6, याद नहीं करना है, बस याद रखना है सिंपल सा। झारखंड फर्स्ट में है, 3rd में क्या है अपना छत्तीसगढ़, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, उतना डाटा ये तो 14.6 हो गया, ये 15% 16%, उतना याद नहीं रखना। रैंक याद रख सकते हो, और झारखंड मतलब कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत करके याद रखना होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। बस कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में है ना, ये सब में कोयला पाया जाता है, तो ये सब का एग्जाम्पल लिख के रख लेना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना रैंक में लाइक करता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद आता है टर्शरी कोल फील्ड, कोल फॉर्म इन टर्शरी एरिया, न्यू एंड पुअर quality. This coal exhausts from the Dirguri, चिरापुंजी, इस तरीके से कुछ कुछ जगह का नाम है, ठीक है, इसको आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। टर्शरी कोल मुझे नहीं लगता ये PYQ में आया हुआ भी है या नहीं, लेकिन बस आप सिंपल से टर्शरी कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये थोड़ा बहुत आपका एग्जाम्पल 1-2 याद करके रखना है, उतना ज़्यादा आपको याद नहीं करके रखना है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव में मैं लेके आ जाऊँगा, तो उतना ज़्यादा इस समय डरना नहीं है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लिग्नाइट कोयल किस सेक्टर में आता है, ये लो ग्रेड कोयल हमने पढ़ा है, ठीक है, इसमें इट हैज़ मोर मॉइस्चर, ठीक है, कार्बन कम पाया जाता है, ज़्यादा स्मोक होता है, मतलब धुआं होता है ना। लिग्नाइट कोयल रिजर्व मिली कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है, ये बस याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। कितना % पाया जाता है वो आपको याद नहीं रखना, ठीक है। अब आते हैं पेट्रोलियम की तरफ, पेट्रोल की तरफ आ जाते हैं। पेट्रोल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडली यूजफुल रिसोर्सेस है, जैसे अभी आपको ज़रूरी पड़ता है पेट्रोल, कहीं भी जाना है गाड़ी में पेट्रोल, अभी तो CNG आ गया है, लेकिन फिर भी अभी तो पेट्रोल चलेगा ही ना, ठीक है। सब अलग अलग एनर्जी में इस्तेमाल होता है आपका, ठीक है, गैसोलाइन हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, मेडिसिन, पेट्रोल, सब आर्टिफिशियल फाइबर, प्लास्टिक वगैरह में किससे बनता है, पेट्रोल से, ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल फील्ड, कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा थोड़ा। मेनली 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है अपना इंडिया में, याद रख सकते हो कितना प्रोड्यूसिंग है, तो आपका 5 याद रख सकते हो। चलिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल है, जहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कब डिकिंग स्टार्ट हुआ था 1688, थोड़ा सा डेट याद रखना। अपर आसाम वैली, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ह्यूज ऑयल यहाँ पे रीजन पाया गया था। फिर आते हैं गुजरात रीजन की तरफ, ये रीजन स्प्रेड है, फैला हुआ है कहाँ पे आपका कंबत एंड द प्लेन ऑफ द गुजरात। ऑयल वॉज डिस्कवर्ड हेयर फर्स्ट टाइम, कब डिस्कवर किया गया था 1958, डेट थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और इनके जो मेन प्रोड्यूसर है उनका नाम है यहाँ पे अंकलेश्वर हो गया,
कलोल हो गया, ठीक है, नौगोन हो गया, कसुम्बा हो गया, ये सब ETC एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद नहीं रखना, इतना दिमाग मत लगाना, ये सब याद करने मत बैठना, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कहाँ पाए गुजरात रीजन में, कहाँ के कब फर्स्ट टाइम कब निकाला, ये बस याद रखना है, ठीक है। ये वाला याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुंबई हाई एरिया की बात करें, ये कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन सी के पास, ठीक है, 176 अवे फ्रॉम द मुंबई कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। इसमें जब फर्स्ट टाइम निकाला गया था कब, 1975। इसको प्लेटफॉर्म कॉल, इसको सागर क्या बोला था, सागर सम्राट हैज़ बिन बिल्ड दिस सी। तो हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है, कौन प्लेटफॉर्म बनाया था, सागर सम्राट हैज़ बिन बिल्ड दिस सी, जो विच एज अ शिप एंड वर्क डिग ऑयल वेल अंडर द वाटर। उसके बाद 2 है, एक द ईस्टर्न कोस्ट रीजन, जो बेसिन कहाँ पे है आपका, कृष्णा कावेरी आपका नदी की तरफ फैला हुआ है, ठीक है। बस नदी को याद रखना किस नदी के किनारे हैं और ये कब कब स्टार्टेड हुआ। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, जो बुक में इंपॉर्टेंट डेट है वो ज़रूर याद रखना कहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बनता है कि फर्स्ट कोल अपना ये पेट्रोल कहाँ मिला था, इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है बर्मन बेसिन, ये प्रोडक्शन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अपना ये मंगाला ऑयल, कहाँ फील्ड बेसिन कहाँ पे, सितंबर 2009 से, ठीक है। ये प्रोड्यूस कर रहा है हर डे इतना बारले, ये डाटा याद नहीं रखना। 2012 रीजन विल प्रोड्यूस 20% ऑफ इंडियन पेट्रोल। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किधर क्या, ये वाला क्वेश्चन। हाँ देखो, द फर्स्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया वॉज स्टेबलाइज डिगबोई, याद रखना डिगबोई कहाँ पे, आसाम में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। कहाँ पे, डिगबोई आसाम में है, कहाँ आसाम में, सॉरी आसाम में 1901 में बना था। और सेकेंड ऑयल की रिफाइनरी की बात करें, वो मुंबई में बना था 1954। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस मेड आपका फिर धीरे धीरे ऑयल रिफाइनरी अपना जो ये ऑयल रिफाइनरिंग जो प्रोग्रेस हुआ, तो अब कितना है, देयर आर 18 फैक्ट्री है ऑयल रिफाइनरिंग का कंट्री में, ठीक है। ये बस 2 बातें याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्टेबलाइज हुआ था, तो डिगबोई जो कहाँ पे, आसाम में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1901। उस सेकंड कहाँ हुआ था अपना, मुंबई में 1954। ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, देख लेते हम लोग। नेचुरल गैस अभी जो नेचुरल गैस इज़ रैपिडली बिकम एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल ऑफ प्रेजेंट टाइम। जैसे हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, मशीन को रन कराने के लिए, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, मोटरसाइकिल भगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का, ठीक है। जैसे अब इलेक्ट्रिक पावर को आप तो खूब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिक पावर एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है। पर कैपिटा इनकम कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का कंसिडर इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट। जो पर कैपिटा कंजप्शन है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंसिडर किया जाता है इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट। व्हेन हीट ऑब्टेन किया जाता है, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस से, तो वो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल पावर बोलते हैं, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम किसे, फिजन ऑफ एटॉमिक मिनरल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। एक अपना न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न, वो साइंस में सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आता है। वो 2 डेफिनेशन साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जब होगा तब मैं बता दूंगा, है ना। अभी फिलहाल इतना चीज़ें याद रखना। इलेक्ट्रिक पावर ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिजिक्स में पूछेगा पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, डिफाइन कीजिए फिजिक्स में आपका, साथ साथ बता रहा हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से जो बनता है वही चीज़ है। फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अबंडेंट ऑफ वाटर, ठीक है। पेरिनल रिवर स्लोप हो गया, रिवर रूट, रैपिड वेलोसिटी वाटर, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वाटरफॉल आर, और कुछ छूटा है क्या इधर, 1 मिनट, आर फेवरेबल फिजिकल कंडीशन विच आर फाउंड इन द माउंटेन एंड कैल्साइटेड रीजन। इंडिया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कहाँ पे फॉर्म हुआ था, दार्जिलिंग में। बात को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन इंडिया द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कब बना था, ठीक है। एक आता आपका जो आगे आएगा सर चैप्टर 4 या चैप्टर 5, पता नहीं, हिस्ट्री में है कि एक आता है कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वो शायद 9 उसका डेट होता है, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कब स्टेबलाइज हुआ था। तो वो क्वेश्चन हमको लग रहा है दूसरा बुक में, लेकिन ये दूसरा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि अगर बोले टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोले तो उसका डेट अलग हो जाएगा। मैं डेट भूल रहा हूँ, शायद 1910 या 1912 इसी का आसपास होगा, एग्जैक्ट डेट भूल रहा हूँ। लेकिन ये वाला याद रखना कि इंडिया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
कब स्टेबलाइज हुआ था, कहाँ, दार्जिलिंग में हुआ था इन 1897। आफ्टर सेकंड कहाँ हुआ था ये भी याद रखना, आपका कावेरी रिवर पे, ठीक है, इन आपका क्या है, श्री सुंदरम ऑफ कर्नाटका में, ठीक है, ये दो बात याद रखना। इससे क्या अगर 8 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, कैसे करके आपको मालूम ही है कि डैम वगैरह कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, फिर वहाँ पर टरबाइन वगैरह लगाया जाता है, जब पानी को रोक के रखा जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है, तो उसी के जब पानी बहने लगता है फुल स्पीड में तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इसी हिसाब से बनाया जाता है। इसलिए आप लोग अगर देखे होंगे डैम वगैरह में तो आप लोग देखे होंगे ये सब चीज़ें, है ना। बाई 1947 से 1950 तक में 8 मेगावाट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। मेन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था इंडिया का। मल्टीपर्पज़ आपने वर्ड सुना होगा, मल्टी टैलेंटेड, जिससे आप में से बहुत कोई हैं, है ना, मल्टी टैलेंटेड, घर का भी काम कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, थोड़ा मतलब बहुत सारे टैलेंट है, फ़ोटो खींचने का, बेवकूफ़ बनाने का, अलग अलग टैलेंट होता है सब में, है ना। तो वो सब इसी तरीके से मल्टीपर्पज़, एक पर्पज़ से एक चीज़ बनाएगा उससे बहुत सारा फ़ायदा। जैसे डैम वगैरह बना दिया तो एक तो आपका वो जो हर साल जो बाढ़ आता है वो रोकने का काम हो गया, ठीक है। फिर उसका काम क्या कर सकते हैं, जब पानी ज़रूरत चाहिए तो वो पानी को आप एग्रीकल्चर के यूज़ कर सकते हैं, उसी से आप लोग बिजली बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट, है ना, इसी को हम लोग एक काम से बहुत सारा काम निकाल देने को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपर्पज़, ठीक है। वही मल्टीपल पर्पज़ प्रोजेक्ट वही को बोला जाता है, ठीक है। चला गया, समझ में आ गया। तो कुछ ये सब याद रखना, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। वैसे जब आप लोग जब ज्योग्राफी का पार्ट बी पढ़ोगे, जो बहुत कम टाइम पे मैं पढ़ाऊँगा, 1 से 2 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो, न तो ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे आप किस नदी पे कौन सा है, डैम है, ये सब कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के बनते हैं वहाँ से, वो भी कवर अप हो जाएगा। पार्ट बी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का आता है, तो इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, है ना, देखेंगे तो ज़रूर। भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट की बात करें, ये भाखड़ा नंगल डैम वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो किस नदी पे है, सतलज रिवर पे, वो तो बता दिया, इन द हिमालय रीजन। याद रखना, हाइट पूछेगा नहीं पूछेगा बहुत दूर की बात है, फिर भी याद रख लो 225, ठीक है। बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया, 7 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम दिस। लेकिन इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि भाखड़ा नंगल डैम कहाँ, मतलब किस नदी पे है, ठीक है। और ये हाईएस्ट डैम किसको ऑफ द वर्ल्ड, भाखड़ा नंगल, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किस रिवर पे है, इंपॉर्टेंट है। कितना बिजली होता है, कितना हाइट है, मे बी चांसेस कम पूछे, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा किस रिवर पे है, ठीक है, याद रखना। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट की बात करें, ये जो दामोदर रिवर पे हुआ था, नाम से नाम मैचिंग, ठीक है, याद रखना। इस प्रोजेक्ट कहाँ हुआ था, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। कब, फ्रॉम जब बाढ़ आया था। इसमें 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। फिर कोसी प्रोजेक्ट की बात करें तो इतना किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कोसी रिवर इन हनुमान नगर, ठीक है, नेपाल। उसके बाद आगे कुछ है, बिल्कुल देख लेते हैं। रिहांद प्रोजेक्ट की बात करें, ये इम्प्लीमेंट बिल्डिंग कितना मीटर लॉन्ग की बात करें, 934 लॉन्ग डैम इन उत्तर प्रदेश। तो रिहांद डैम उत्तर प्रदेश ऑन रिहांद रिवर पे, ठीक है, याद रखना। और 30 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद थोड़ा और भी है, कुछ डैम देख लेते हैं। हरिकुंड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 2.7 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये बिल्डिंग वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम है, लंबाई, ठीक है, वो लार्जेस्ट था, ये लॉन्गेस्ट है ना, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना, है ना। ये बात है, इधर क्या था अपना, हाईएस्ट डैम है, वो लॉन्गेस्ट है। चलिए, ऑन महानदी उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट। हरिकुंड डैम कहाँ पे है, सॉरी, हीराकुंड डैम कहाँ पे है। मेरे साथ ऐसा है कि मेरा ज़ुबान में जो चीज़ चढ़ा हुआ है तो मतलब मुझे बस याद रखना है, कैसे भी बस याद रखना है। उसी तरीके से जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है तो वही मुंह में चढ़ा हुआ है कि वही निकल जाता है। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का, और ये महानदी पे उड़ीसा में। चंबल वैली प्रोजेक्ट की बात करें, 2 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। किस पे है ये देख लेना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा, चंबल रिवर इन राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, चंबल, ठीक है, तो राजस्थान आपका है। नेक्स्ट 7 नंबर, थलापौरा 7।
तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है ये 7वां नंबर, ये लार्जेस्ट रिवर है वैली का, साउथ इंडिया की बात कर रहा है। ये किस रिवर पे? ये तुंगभद्रा रिवर पे ही है। और ये किधर गया? और ये जो है कृष्णा रिवर पे, ठीक है, ये बात देखना। थर्मल पावर जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, खत्म हो गया, 7वां था, ठीक है। थर्मल पावर की बात करें, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यूज़ करते हम लोग थर्मल पावर के लिए जो प्लांट टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, लाइक आपका हाइड्रो पावर हो गया, नॉन पॉल्यूटेड फ्री होता है। न्यूक्लियर पावर की बात करें, व्हेन एन एटम विद हाई एटॉमिक वेट डिसइंटीग्रेट एनर्जी रिलीज, जैसे यूरेनियम इज अ रॉ मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास रिजर्व है यूरेनियम कहाँ पे? जादूगोड़ा एंड झारखंड में। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया स्टेबलाइज किया था 1955, अगेन डेट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तारापुर नियर मुंबई, द पर्पस विच हैज प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टू इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए, ये बात को याद रखना, ठीक है। यहाँ से कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, याद रख लेना। So far 6 nuclear power plant has been established in country, तो 6 का याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, लार्जेस्ट पावर स्टेशन इन एशिया की बात करें तो तारापुर, तारा दिखाने के लिए, ठीक है, ले चले तुम्हें तारों के शहर में, वही वाला एशिया, ठीक है, याद रखना एशिया। चलो, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, अगर मेरे जिससे हो, मैं ऐसे याद रख सकता हूँ, आयशा को लेके जाएंगे तारों के शहर में, तो याद रख सकते हो कि ये जो तारापुर कहाँ पे? एशिया में। ऐसे कुछ भी रैंडमली याद रखने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, कोई आयशा वगैरह, है ना। राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड है कहाँ पे? कोटा, राजस्थान, ठीक है। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। कलपक्कम, ये तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है कलपक्कम, याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु के लोग कहाँ के कलपक्कम में एटॉमिक पावर, ये वाला याद रखना। नरोरा एटॉमिक कहाँ पे है? ये आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नरोरा एक किस में था? KGF में नरोरा था ना, ऐसा कुछ, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखना। अपना कलकारा एटॉमिक पावर कहाँ पे लोकेटेड है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है, ठीक है, जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ लोकेटेड है? आपको ये लोकेटेड है आपका जागवार डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक का, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग बिकॉज क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल इन रिसोर्सेस होता है, डेवलपमेंट ऑफ एक मिनट वी कैन नॉट डिपेंड, हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, ठीक है, बिकॉज वो लॉन्ग टाइम नहीं होता है, बिकॉज लॉन्ग बनने में टाइम लग जाता है। देयर आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, देयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बायोगैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टिंडल हो गया, वेव एनर्जी हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायो एनर्जी हो गया, एंड इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। सोलर एनर्जी की बात करें, ये प्रॉफिटेबल होता है सोर्सेज, जो हम लोग इससे आराम से लो कॉस्ट में, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, इजी टू प्रोड्यूस। राजस्थान एंड गुजरात हैव ग्रेट पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? राजस्थान में, याद रखना। ऐसे याद रख सकते हो कि हम लोग राजस्थान सुन के एक ही याद आता है कि पानी का कमी है ना, राजस्थान सुन के पानी का कमी होगा, तो वही चीज़ राजस्थान, इससे याद रखना सोलर एनर्जी का राजस्थान। उसके बाद याद रखना, अब छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। विंड एनर्जी, ये सब घूम के ना, आप मैं बता रहा हूँ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आपका क्लास 10th साइंस की बात करें, जो शायद CBSE रिड्यूस कर दिया है, वो वाला टॉपिक वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वैसे मैं हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो उसमें भी आ ही जाएगा। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं विंड एनर्जी के बारे में, जो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग? विंड मिल से। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर है, इंडिया फर्स्ट आता है, ठीक है, लार्जेस्ट में आता है, ठीक है। द पोटेंशियल प्रोड्यूस कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी ऑफ कंट्री इतना मेगावाट है। लंबा विंड एनर्जी जो आपका है, लंबा विंड एनर्जी जो है, ये कहाँ पे है? कच्छ में है। गुजरात एशिया लार्जेस्ट प्लांट, यहाँ पे गुजरात में एशिया का लार्जेस्ट प्लांट है विंड मिल का, और सेकंड लार्जेस्ट कहाँ पे आपका? ये टूटिकोरिन तमिलनाडु में है, ठीक है। टिंडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी की बात करें तो टिंडल एंड वेव एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं मूविंग वाटर ड्यू टू द सी टाइड्स एंड वेव्स। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, छोटे छोटे डेफिनेशन है, या फिर आप थोड़ा डेफिनेशन खुद से चेंज करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ये सब टर्म आ जाते हैं, जियोथर्मल, बायोगैस, बायो एनर्जी, टिंडल एनर्जी, ये सब
आते हैं। तो हम लोग जब सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे उसमें तो रहेगा, या फिर आप ये सब कर लीजिएगा। दिस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, कहाँ से, जियोथर्मल। जियो मतलब होता है ज़मीन, ठीक है, थर्मल मतलब हीट, एनर्जी मतलब एनर्जी। बायोगैस एंड बायो एनर्जी की बात करें इन रूरल एरिया, बायोगैस यूज़ करते हैं डोमेस्टिकेशन यूजिंग एग्रीकल्चर हो गया, वेस्ट हो गया, एनिमल हो गया एंड ह्यूमन वेस्ट। बायोगैस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्ले, ये सब का डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। जो रिलेटेड है मैं बताते रहता हूँ, हालांकि मैं तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक होता है मैं तुम्हें बताऊँगा। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें उसको बायो एनर्जी, एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो गया, आपका म्यूनिसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया एंड अदर वेस्ट मटेरियल, एग्जाम्पल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप नोट्स को देखोगे तो कितना मेहनत लगा है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। एक इम्पॉर्टेंट बुक का लाइन कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कितना नंबर का बन सकता है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। जो भी इसके ऑब्जेक्टिव है, हम लोग संडे को एकदम मस्त नहा धो के आप लोग रेडी रहिएगा। संडे को मस्त करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। और इसका नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, गूगल ड्राइव में देख लेना, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि आसानी रहता है वहाँ देने के लिए। तो मैं अगर टेलीग्राम ग्रुप का यार यहाँ पे नहीं डाला शायद, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जोड़ सकते हैं अगर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। कमेंट कर सकते हो, क्या क्या कमेंट कर सकते हो जो अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, इसी को पढ़ो, जितना मैंने बताया इसी को रिवाइज करो, एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा आधा तेरा आधा मेरा वाला बात है, मैं जो पढ़ा है उसको देखना, और जो मैं छोड़ा आप सबके लिए उसको भी देख लेना एक बार करके। हमारे पास टाइम है 6 महीना, हम लोग अगर बात करें ज्योग्राफी को, हम लोग जुलाई के बीच आते आते ख़त्म कर चुके होंगे, है ना, सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैप्टर नंबर 2 के साथ। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 कोशिश करेंगे संडे से पहले निपटा लें। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।